हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर न्यू रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मेरे प्यारे साथियों, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा मैदान जीत करके वही ले जाएगा। कहते हैं कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम लोगों को जबरदस्त तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। कहते हैं कि बहुत बड़े इंसान ने एक बात कहा है कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यानी हम सभी लोगों को अभी अच्छी तरीके से कर्म करने हैं, जबरदस्त तरीके से मेहनत करने हैं, फल तो मिल ही जाएंगे मेरे भाई, उसमें कहीं से कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, तो आज जिस चैप्टर को लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हूं, उस चैप्टर का नाम है फायर हिम। इस फायर हिम चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से देखेंगे और आपको क्लास में याद करवाने की पूरी मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात याद आ गया कि सर पीछे के जितने भी क्लासेस हैं सारे के सारे क्लास को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करो मेरे भाई, क्योंकि अगर 98 पार का सपना आप देख रहे हो ना, तो जबरदस्त तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा, अभी से मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई, तब जाकर के आगे का मामला कुछ हो पाएगा। बात समझ में आया? आइए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बात करते हैं इस फायर हिम चैप्टर को लेकर के, जिसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम है केकी एन दारूवाला। जो इंसान आपके सामने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेगा उस इंसान का नाम है पंकज सर, और वो मैं हूं, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ स्मार्ट सा चेहरा आपके सामने दिख रहा होगा, बोलो हाँ। ठीक है, आइए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट पोएट यानी कवि के बारे में। तो कवि के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बच्चों कि सर कवि का नाम क्या है। तो याद रखिएगा और हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा कि सर कवि का नाम है केकी एन दारूवाला। क्या नाम है मेरे भाई? केकी एन दारूवाला। ये जो आपके सामने चेहरा दिख रहा है ना, ये केकी एन दारूवाला साहब को उठा करके आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। अब सवाल पैदा होता है कि सर केकी एन दारूवाला साहब का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा केकी एन दारूवाला का जन्म 1937 को हुआ था, 1937 को हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? तो 1937 को हुआ था। इनका डेथ कब हुआ था? अरे भैया इनका डेथ नहीं हुआ है, अभी तक ये इंसान जिंदा है इस धरती पे। बात समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर केकी एन दारूवाला कहां से बिलोंग करते हैं, ये किस देश के रहने वाले होंगे, तो आप अगर बिहार से हो तो आपको पता होगा कि सर चिपड़ी वाला, गोईठा वाला, पेन वाला, आलू वाला, प्याज वाला, मूढ़ी वाला, फोफी वाला, चौप वाला, कचरी वाला, फिजिक्स वाला और दारू वाला, सर ये सारा का सारा तो इंडियन है। नाम से ही पता चल रहा है कि सर ये इंडियन है, यानी ये कहां से बिलोंग करते हैं मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा ही बिलोंग्स टू इंडिया, वह इंडिया से बिलोंग करते हैं। इतना ही नहीं सर, वो क्या क्या थे? तो ही इज अ पोएट, वो एक कवि है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लघु कथाकार है, लघु कहानीकार है, एंड फॉर्मर आईपीएस, और पूर्व के ये आईपीएस भी रह चुके हैं मेरे भाई। इंडियन पुलिस में इन्होंने सर्विस भी प्रोवाइड की है। क्लियर है? आगे सुनो, ही इज अ पारसी इन रिलीजन, धर्म में वो पारसी थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केकी एन दारूवाला साहब धर्म से क्या है, तो आपका जवाब होगा कि सर पारसी है। पारसी को हम लोग जोरोस्ट्रियन नाम से भी जानते हैं। किस नाम से मेरे भाई? जोरोस्ट्रियन नाम से भी जानते हैं। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर पारसी धर्म को ही हम लोग जोरोस्ट्रियन का भी नाम देते हैं। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इनको किस किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा इनको कुल मिलाकर के अभी तक 3 अवार्ड दिए गए हैं। सबसे पहला जिसका नाम है साहित्य अकादमी अवार्ड, पहला का नाम बोलो, साहित्य अकादमी अवार्ड, जो दिया गया था 1884 के अंदर। कब दिया गया था मेरे भाई? तो 1884 में। दूसरा कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड। तीसरा पद्मश्री, जो कि 2014 को दिया गया था। याद रखना मेरे भाई, सबसे पहला का नाम मैंने क्या बताया? आप बोलोगे सर साहित्य अकादमी अवार्ड। कब दिया गया था? 1884 को। दूसरा कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड। तीसरा पद्मश्री, पद्मश्री कब दिया गया था? तो 2014 को दिया गया था। ये सारे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में और दिल में अच्छे तरीके से सर्कुलेट कराते हुए चलना मेरे भाई, तब ना मामला ठीक से बनेगा हो। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं फेमस वर्क्स को लेकर के, इनके प्रमुख रचनाएं को लेकर के। सबसे पहला जिसका नाम है अंडर ओरियन, दूसरा क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, तीसरा अपैरिशन इन अप्रैल। एक बार फिर से सुनो, पहला का नाम अंडर ओरियन,
एक बार आवाज लगाओ। पहला का नाम अंडर ओरियन, दूसरा का नाम क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, तीसरा का नाम अपैरिशन इन अप्रैल, तीसरा का नाम अपैरिशन इन अप्रैल। ये 3 रचनाएं अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिएगा। बात समझ में आया? सर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर एक 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 फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है टावर ऑफ साइलेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये टावर ऑफ साइलेंस क्या है? बेसिकली ये टावर ऑफ साइलेंस का पिक्चर आपके सामने मैं लेकर के आया हूं मेरे भाई। जिस तरीके से हिंदू धर्म में इंसान अगर इस दुनिया से चला जाता है ना तो उसको दफना दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे मुस्लिम धर्म में तो उसको कब्रगाह लेकर के जाया जाता है। लेकिन अगर बात आती है पारसी धर्म में मेरे भाई, तो पारसी धर्म में इंसान इस दुनिया से जब जाता है तो उसको इसी 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 में रखा जाता है, टावर ऑफ साइलेंस में जाकर के फेंक दिया जाता है। बात समझ में आया? तो टावर ऑफ साइलेंस रियल में होता क्या है? अ सर्कुलर, एक वृत्ताकार रेस्ड स्ट्रक्चर, उठा हुआ संरचना, बिल्ट बाय जोरोस्ट्रियन, जो कि पारसी धर्म के द्वारा बनाया जाता है। वेयर, जहां डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां मृतक शरीर को रखा जाता है, जहां मर जाने के बाद इंसान को रख दिया जाता है मेरे भाई, वही टावर ऑफ साइलेंस है। बात समझ में आया? टावर ऑफ साइलेंस है, ये देखो ना, ये इस तरीके से उठा हुआ भाग है ना, ये टावर ऑफ साइलेंस है। बच्चों यहाँ पे होता क्या है, पारसी धर्म में ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भी इंसान जिंदा है तो उसका वैल्यू है, उसका वजूद है। लेकिन फाइनली इस दुनिया से चला गया है फाइनली इस दुनिया से कोई भी इंसान चला गया है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसके अंदर जान बसता ही नहीं है। तो इसको दफनाने से ज्यादा बेहतर है कि टावर ऑफ साइलेंस में जाकर के रख दिया जाए। इसलिए यहाँ पे जाकर के रख दिया जाए ताकि जब कोई चिड़िया वगैरह को भूख लगे तो इसको जाकर के खा सकती है, इसी वजह से रखा जाता है। बात समझ में आया? चलिए मेरे भाई, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर के। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जिसका नाम है इरप्टेड। इरप्टेड का मतलब होता है मेरे भाई धधकना, उठना, कह सकते हैं बिखेरना। डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग कहने का मतलब हुआ सुबह से जस्ट पहले का समय। तीसरा है क्रूएल। क्रूएल का मतलब होता है क्रूर। क्रूर उसे बोलते हैं मेरे भाई जिसको एकदम दया माया नहीं है। जिस तरीका का व्यवहार आपके साथ करेगा एग्जैक्ट वैसा ही बिहेव मेरे साथ करेगा, एग्जैक्ट वैसा ही बिहेव बच्चों के साथ करेगा, दैट इज कॉल्ड क्रूएल। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एम्बर्स, EMBERS। इस एम्बर्स का मतलब होता है अंगारा। अंगारा उसको कहते हैं जिसके अंदर आग रहती है, जिसमें लालीपन रहती है। डिबॉचरी, डिबॉचरी का मतलब होता है कुकृत्य काम, अनैतिक काम, जिसको इंग्लिश में हम लोग इमोरल बिहेवियर बोलते हैं। याद करो मेरे भाई, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था आपको फीबल, इस फीबल का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर फीबल का मतलब होता है कमजोर, याद आया? जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वियरीनेस, इस वियरीनेस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तुम बोलोगे सर वियरीनेस का मतलब होता है थकान, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था क्रम्बल, तो क्रम्बल का मतलब क्या होता है दोस्त? आप बोलोगे सर क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना। एग्जैक्ट इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिबॉचरी का मतलब क्या होगा, तो आपका जवाब होगा इमोरल बिहेवियर। क्लियर है? इसके बाद एक और है जिसका नाम है पासरबाई। पासरबाई का मतलब होता है यात्री, मुसाफिर। नेक्स्ट, फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भूल। SIN, सिन का मतलब होता है पाप। वंडरिंग का मतलब होता है भटकते हुए, दैट मीन्स भटकना। ASH, एस का मतलब होता है राख। लिम्स मतलब होता है हाथ और पैर, लेकिन हाथ को अपर लिम्स बोला जाता है और पैर को लोअर लिम्स बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लिम्स ही तो है मेरे भाई। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। एक एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पूरे जी जान लगा देंगे समझने में मेरे भाई। और मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि जो भी चीज मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं हर चीज आपको याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना मेरे भाई। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आपको परेशान, हताश और उदास होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप टेंशन मत ले कि नहीं सर क्या होगा नहीं होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं हूं ना आपके सामने, आ जाइए। देखिए सर, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा कहानी आपको बताना चाहते हैं। देखिए भैया, इस पूरे के पूरे चैप्टर में श्मशान घाट के बारे में चर्चा हुई है, या फिर हम कह सकते हैं एक बर्निंग घाट के बारे में चर्चा हुई है। ये जो बर्निंग घाट है ना, वो नदी के किनारे स्थित होती है, नदी के किनारे स्थित होती है। और एक समय की बात है, एक दिन की बात है कि जो कवि है ना, कवि है एकदम सुबह के समय ही, एकदम सवेरे सवेरे उसी नदी से होकर के गुजर रहे होते हैं। तो वहां पे आग जलता हुआ इनको मालूम पड़ता है, बर्निंग घाट दिखाई देता है, जलता हुआ घाट दिखाई देता है, श्मशान घाट दिखाई देता है। और उस श्मशान घाट को देख करके कवि काफी ज्यादा डर जाते हैं।
और उस स्मशान घाट में वो क्या क्या देखते हैं, हर एक चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। जरा सा नजर यहां पे डालिएगा मेरे भाई। देखिए लिखा गया है द बर्निंग घाट इरप्टेड, जो स्मशान घाट है वो धधक रही है, वो जल रही है फॉस्फोरसिन, और उस जलने के वजह से, धधकने के वजह से उसमें एक अजीब तरह की चमक भी दिखाई दे रही है। एंड और वंडरिंग घोस्ट लाइट्स, जो भटकती हुई भूतैसी रोशनी है, जो उस स्मशान घाट से जो भूत वाली रोशनी निकल रही है, फ्राइटेंड करती है पासरबाई को, यानी डरा देती है। किसको? तो यात्री को डरा करके रख देती है। एक बार फिर से सुनना, एक बार फिर से सुनना। जो स्मशान घाट होती है मेरे भाई वो काफी ज्यादा धधक रही होती है, उसमें एक अजीब तरह की चमक निकल रही होती है, और इस चमक को देख करके, इस भूतैसी रोशनी को देख करके जो पासरबाई है, जो मुसाफिर है, वो फ्राइटेंड हो जाते हैं, काफी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एज मून लाइट स्कटल्ड अमंग द बोन्स, एज जब मून लाइट, जो चंद्रमा की रोशनी है, स्कटल्ड प्रवेश करती है अमंग द बोन्स, हड्डियों के बीच में। अच्छा, कब डर जाते हैं मेरे भाई? तब डर जाते हैं लोग, मुसाफिर तब डर जाते हैं जब जब मेरे भाई, जब ये जो चंद वाली रोशनी है वो इस हड्डियों पे पड़ती है, और हड्डियों पे पड़ने की वजह से मेरे भाई इसमें और अजीब तरह की चमक दिखाई देती है, जैसा कि आप सबको यहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, आगे सुनिए। ये कब की बात है वो मैं बता रहा हूं। वंस स्ट्रॉलिंग, वंस एक बार, स्ट्रॉलिंग टहलते हुए, एट डाउन सुबह के समय, पास रिवर बैंक एंड घाट, मैं नदी के किनारे और उस स्मशान घाट के पास पहुंचा। एक दिन की बात है, एकदम सवेरे सवेरे सूत उठ करके हम नदी के पास पहुंचे। वहां पे एक बर्निंग घाट था जो जल रहा था। उसी टाइम पे मुझे इन सारी की सारी चीजों का अनुभूति हुआ। वी सॉ, हम लोगों ने देखा। भैया इसका मतलब हम लोगों ने देखा, कुल मिलाकर के कवि अकेले नहीं थे, इसके साथ कोई ना कोई और रहे होंगे। तो कौन थे वो देखिए। वी सॉ, हम लोगों ने देखा, एम्बर्स, उस अंगारे को देखा, लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, जो अपना लालीपन, वो क्रूरता वाली लालीपन है, उसको लूज कर रहा है, उसको खोता हुआ जा रहा है। भैया यहाँ पे उस लालीपन को काफी ज्यादा क्रूएल बोला गया है, क्रूर बोला गया है। क्रूएल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके पास दया माया बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मुझे आग में रखोगे तो हमको भी जला देगा, आपको मैं आग में रखूंगा आपको भी जला देगा, एक बच्चा को मैं उठा करके आग में रख दूंगा उसको भी वो जला देगा मेरे भाई। यानी आग जो है ना वो काफी ज्यादा क्रूर होता है, काफी ज्यादा क्रूएल होता है, इसके अंदर दया माया नाम का कोई चीज ही नहीं होता। अब सुनना, वी सॉ एम्बर्स, हम लोगों ने उस अंगारे को देखा, लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, जो उस क्रूरतापूर्ण लालीपन को खो रहा था, और ये खोते खोते टू द ग्रे एस, और ये जो लालीपन है वो किसमें बदल रही थी? तो एक भूरे रंग की राख में बदल रही थी। डेड सोलोस, जो निगल रखा था, ऑल, हर उन चीजों को निगल रखा था, हाफ कुक्ड लिम्स, जितने भी आधे पके हुए हाथ और पैर थे ना, सारे के सारे चीजों को ये आग निगल करके रख लिया था। एक बार फिर से सुनिएगा इसको। वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन, एक बार हम टहलते हुए सुबह के समय नदी के पास पहुंचा जहां पे घाट था। वी सॉ, हम लोगों ने देखा, यानी कवि अकेले नहीं, कवि के साथ साथ इनके पिताजी भी थे मेरे भाई। कौन थे? कवि के साथ साथ कवि के पिताजी भी थे। वी सॉ, हम लोगों ने देखा, एम्बर्स, इस अंगारे को देखा, जो अपना लालीपन खो रहा है और एक भूरे रंग की आग में, भूरे रंग की राख में तब्दील हो रहा है, बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये जो आग है ना वो अकेले नहीं है, ये बहुत सारी चीज को स्वेल करके रखा है। सोलोस का मतलब होता है निगल करके रखना, वो सारी की सारी चीजों को निगल करके रखा है। लेकिन किसको? हाफ कुक्ड लिम्स, आधे जले हुए हाथ और पैर को निगल करके रखा है। क्लियर है दोस्त? इतनी बातें क्लियर है? आगे सुनिए, आगे है, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, यू सी दोस हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तुम देखते हो उन आधे जले हुए उंगलियों को। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, तुम देखते हो उन आधे जले हुए उंगलियों को, एंड बोन स्टब्स, और आधे जले हुए हाथ और पैर को। The fire at times forgets its dead, जो आग है वो कभी कभी भूल जाता है अपने डेड बॉडीज को जलाने में।
भैया जो आग है ना वो कभी कभी भूल जाता है कि डेड बॉडीज को पूरा पूरा जलाना है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई कोई ऐसा भी कोई कोई ऐसा लाश होता है जो आराम से पूरी बॉडी को पूरा बॉडी जल जाता है उसका, लेकिन कुछ ऐसे लाश भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं जलते हैं, कुछ जलते हैं कुछ नहीं जल पाते हैं। आप देखते होंगे गांव घर में मेरे भाई, ठीक है, तब गांव घर का आदमी बोलेगा हे ओकर शरीर पूरा नहीं जलल छलई, आई के लिए इसलिए नहीं जला हुआ था क्योंकि ये पुण्य वाला काम नहीं किया था, बड़ा पाप करता था। भैया ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। बेसिकली फास्फोरस की कमी की वजह से बॉडी नहीं जल पाते हैं। जिसके अंदर फास्फोरस ज्यादा रहता है ब्लड जम जाता है, सीधी सी बात, सॉरी बॉडी जल जाता है, ठीक ना। आगे सुनिए, कहते हैं माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, यू सी, तुम देखते हो, दोज हाफ बर्न फिंगर्स, उस आधे जले हुए उंगलियों को, एंड बोन्स स्टफ्स, और आधे जले हुए भाग को, द फायर, आग, एट टाइम्स, कभी कभार, फॉरगेट्स, भूल जाते हैं, इट्स डेड, अपने लाशों को जलाने के लिए ये भूल जाते हैं। कभी 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 आधा जलाते हैं और कभी कभी पूरा जलाते हैं और कभी कभी भूल भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, अ जोरोस्ट्रियन आई, मैं एक जोरोस्ट्रियन, मैं एक पारसी, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंस्ड, मैं अपने बचपन की फिंगर्स को, मैं अपनी बचपन की उंगलियों को क्लिंस्ड किया, इस तरीके से मुट्ठी भींचना, जैसे हम लोग नहीं बोलते मुट्ठी भींचना, मैंने अपनी उंगलियों को इस तरीके से ऐंठा, इनटू अ लिटिल नोट ऑफ पेन, और उसमें एक गांठ बन गया था, एक नोट बन गया था, गांठ बन गया था, जिसके वजह से मुझे थोड़ा सा दर्द का भी आभास हुआ, थोड़ा सा पेन का भी आभास हुआ। आई सोर, मैंने कसम खाया, टू सेव, बचाने का, फायर, आग को, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूलने की जो आग पाप कर रहा था, कि आधा जला रहा था और आधा भूल जा रहा था, आधा जला रहा था और आधा छोड़ रहा था, इसकी जो भूलने का पाप कर रहा था, इसको मैं खत्म करने का शपथ खाता हूं, कसम खाता हूं। बात समझ में आया? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारे की सारी बात कवि खुद कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, कहते हैं एज अ जोरोस्ट्रियन आई, मैं एक जोरोस्ट्रियन होने के नाते, मैं एक पारसी होने के नाते, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंस्ड, मेरा जो वो जो ये फिंगर, ये जो मुट्ठी था वो इस तरीके से बंद हो गया, क्लिंस्ड हो गया, ऐंठ गया, इनटू अ लिटिल नोट ऑफ पेन, और उसमें हल्का सा, उस गांठ में हल्का सा पेन का आभास हुआ, हल्का सा दर्द का आभास हुआ। आई सोर टू सेव फायर, मैंने कसम खाया आग को बचाने का, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूलने की जो आग पाप कर रहा था, उस पाप से बचाने का मैंने कसम खाया, ठीक है। आगे सुनिए, आगे सुनिए, इट नेवर फॉरगेट, इट नेवर फॉरगेट, मैं कभी भी भूला नहीं हूं, एंड 20 years सिंस, 20 साल पहले से लेकर के अब तक मैं उन चीजों को भूला नहीं हूं। किन चीजों को? एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। अच्छा, कहते हैं कि मैं उन चीजों को भूला नहीं हूं, आज से 20 साल पहले, 20 साल हो चुके हैं, तब से लेकर के अब तक मैं उन चीजों को बिल्कुल भी नहीं भूला हूं। एज आई कंसाइंड, मैंने हवाले कर दिया था, माई फर्स्ट बॉर्न, मैं अपने पहले बच्चे को, टू द फ्लेम्स, आग के हवाले कर दिया था। मैं जोरोस्ट्रियन हूं, मैं पारसी हूं, मैं पारसी धर्म से बिलोंग करता हूं, मुझे आग में नहीं दफनाना चाहिए बच्चों को, लेकिन जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे की जब डेथ हो गई तो मैं उस बच्चे को आग के हवाले कर दिया, जबकि आग के हवाले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्यों किया? इसके पीछे का रीजन ये दिए हैं, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 miles अवे, जो सबसे नजदीक का टावर ऑफ साइलेंस था, जो सबसे नजदीक का टावर ऑफ साइलेंस था, वो 1000 miles, 1000 मील दूर था, इसलिए हम लोग वहां नहीं जा पाए, और नहीं जाने की वजह से उसको मैंने आग के हवाले कर दिया। यह आपके सामने टावर ऑफ साइलेंस है, जहां पे पारसी धर्म के लोगों को रखा जाता है मेरे भाई। बात समझ में आया? ये क्या कहते हैं, एक बार फिर से सुनिएगा, ये कहते हैं कि मैं भूला नहीं हूं, और इसको बिल्कुल भी नहीं भुलाया जा सकता। आज से 20 साल पहले से लेकर के अब तक भी मैं नहीं भूला हूं कि जो मेरे पहले बच्चा पैदा हुआ था और उनका डेथ हो गया था, तो मैंने पहले बच्चे को कंसाइंड कर दिया था, हवाले कर दिया था। किसके हवाले? फ्लेम्स, मतलब आग के हवाले कर दिया था। क्यों? मैं तो पारसी हूं, पारसी धर्म में तो आग के हवाले नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कर दिया। क्यों? क्योंकि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज, जो सबसे नजदीक का टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 मील दूर था। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे नजदीक का टावर ऑफ साइलेंस कितना मील दूर था?
1000 माइल्स, 1000 मील दूर था। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहते हैं द फायर हिम सेड टू मी, द फायर हिम सेड टू मी, उस आग ने मुझसे कहा, फायर हिम ने मुझसे कहा, आग के गीत ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हें माफ कर दिया गया, तुम्हें माफ कर दिया गया। तुम्हें इसलिए माफ कर दिया गया क्योंकि तुम जानबूझ करके आग के हवाले नहीं अपने पहले बच्चे को दिए हो। हाँ, बहुत ज्यादा दूर था, 1000 मील दूर था, तुम वहां जाने में असमर्थ थे, इसी वजह से तूने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें माफ कर दिया गया। ब्रोकन, टूटा हुआ हूं, कवि कहते हैं ब्रोकन, टूटा हुआ हूं, येट रेबिलियस, मैं कहीं ना कहीं धर्म विद्रोही हूं, क्योंकि मेरे भाई मैंने धर्म का कहीं ना कहीं उल्लंघन ही तो किया है। मुझे आग के हवाले नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने आग के हवाले तो कर दिया, और मेरे जीते जी मेरे बच्चे इस दुनिया से चले गए तो मैं टूट गया हूं, मैं धर्म विद्रोही हूं। आई सोर, मैंने कसम खाया, दिस टाइम, इस समय मैंने कसम खाया, टू सेव इट, कि मैं इसे बचाऊंगा, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, भूलने की पाप से, माफी के पाप से मैं इसको बचाने का काम करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से सुनिएगा। कहते हैं द फायर हिम, यहां पे फर्म नहीं है, यहां पे फायर है। द फायर हिम सेड टू मी, फायर हिम ने मेरे से कहा, फायर हिम ने मेरे से कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हें माफ कर दिया गया। ब्रोकन, मैं काफी ज्यादा टूटा हुआ हूं, क्योंकि मेरे से पहले मेरे बच्चे की जान जा चुकी है, आज से 20 साल पहले। येट रिबेलियस, मैं कहीं ना कहीं धर्म विद्रोही हूं। आई सोर, दिस टाइम, मैं इस समय कसम खाया, टू सेव इट, कि मैं इसे बचाऊंगा, फ्रॉम द सीन, पाप से बचाऊंगा, ऑफ फॉरगिविंग, माफी के पाप से बचाऊंगा, भूलने की पाप से बचाने का काम मैं करूंगा। बात क्लियर है दोस्त? जरा सा आगे हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर यहां पे फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पूरा एनर्जी आपको समझाने में दे दिया है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया भी है, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार इसको मैं रिवाइज करवा देता हूं, ताकि दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से बैठता हुआ चला जाए। बोलो हाँ। आइए मेरे दोस्तों, जरा सा नजर डालिएगा, देखिए, जल्दी से बोलिएगा। देखिए देखिए देखिए, सबसे पहला फायर हिम चैप्टर को लिखने का काम जो किए थे, उस इंसान का नाम था केकी एन दारूवाला। केकी एन दारूवाला का जन्म 1937 को हुआ था। नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडिया से बिलोंग करते थे। ये कवि भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, और फॉर्मर आईपीएस भी थे, पूर्व आईपीएस भी थे। इतना ही नहीं, ये धर्म में पारसी थे, और पारसी को हम लोग जोरोस्ट्रियन भी बोल करके काम चलाते हैं। इनको मेरे प्यारे साथियों साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। कब? 1884 के अंदर। कॉमनवेल्थ अवार्ड 1884 नहीं रे, 1984 होगा रे भाई, 1884 नहीं, 1984 होगा, माफ कीजिएगा, है 1984 होगा रे भाई, 1984। 1884 कैसे होगा? 1937 को तो ये पैदा हुए थे, तो 1984 होना चाहिए। सॉरी मेरे भाई, तब से मैं 1884 बोल रहा था, माफ करना। 1984 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड भी दिया गया। पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया 2014 को। सर आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं इनके फेमस वर्क को लेकर के। तो सबसे पहला याद रखेगा अंडर ओरियन, दूसरा याद रखेगा क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, तीसरा याद रखेगा अपैरिशन इन अप्रैल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, लेकिन किस धर्म में? पारसी धर्म में, जोरोस्ट्रियन धर्म में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सामने है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर की थोड़ा सा मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं, ताकि आपके दिल और दिमाग में बैठता हुआ चला जाए। द बर्निंग घाट इरप्टेड, जो स्मशान घाट है वो धधक रही थी, वो जल रही थी, उसमें एक विचित्र तरह की चमक थी। एंड वॉन्टरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासरबाई, और जो भूतैसी रोशनी थी, जो डरावनी रोशनी थी, वो पासरबाई को, वो मुसाफिर को काफी ज्यादा फ्राइटेंड कर रही थी, काफी ज्यादा डरा रही थी। एस मूनलाइट स्कटल्ड, जैसे ही चांद की रोशनी इस हड्डियों में पड़ती थी, तो इसमें और विचित्र तरह की चमक आ जाती थी। वंस स्ट्रॉलिंग, एक बार टहलते हुए, एट डाउन, सुबह के समय, पास रिवर बैंक, नदी के किनारे, एंड घाट के नजदीक, वी सॉ एम्बर्स, हम लोगों ने अंगारे को देखा, लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, जो अपने क्रूरतापूर्ण लालीपन को खो रहा था, टू द ग्रे एस, और ये सारे के सारे लालीपन कहीं ना कहीं भूरे रंग में तक तब्दील हो रहे थे, बदल रहे थे।
डेट सोलोज ऑल, जो हर एक चीजों को निगल करके रखा था, हाफ कुक्ड लिम्स, आधे जले हुए उंगलियों और हाथ और पैर को, ठीक है। नेक्स्ट, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, यू सी, तुम देखते हो, दोस हाफ बर्न फिंगर्स, उन आधी जले हुई उंगलियों को, एंड बोन्स स्टब्स, और आधे जले हुए भाग को, द फायर एट टाइम्स, आग, एट टाइम्स का मतलब कभी कभार, द फायर एट टाइम्स, जो आग है वो कभी कभार भूल जाते हैं अपने डेड बॉडीज को जलाने में। अ जोरोस्ट्रियन आई, मैं एक जोरोस्ट्रियन हूं। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंस्ड, मैंने अपने इस चाइल्ड फिंगर्स को, बचपन की इस उंगलियों को इस तरीके से दबा दिया जिसके वजह से एक गांठ पड़ी और उसमें एक अजीब तरह का पेन हुआ, दर्द हुआ। आई सोर टू सेव, मैंने कसम खाया बचाने का, फायर, आग को, फ्रॉम द सीन, पाप से, ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूल करने के पाप से बचाने का मैंने कसम खाया। इट नेवर फॉरगेट, ये कभी नहीं भुलाया जा सकता। एंड 20 years सिंस, 20 साल पहले, तब से लेकर के अब तक मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं। एज आई कंसाइंड, मैंने हवाले कर दिया था, माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। क्यों? द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 miles अवे, जो सबसे नजदीक का टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 मील दूर था। द फायर हिम सेड टू मी, फायर हिम, आग की स्तुति ने मेरे से कहा, यू स्टैंड फॉर गिवन, तुम्हें माफ कर दिया गया। ब्रोकन, मैं टूट चुका हूं क्योंकि मेरे बेटे की मौत हो चुकी है और मैं अभी तक जिंदा हूं। येट रेबेलियस, मैं कहीं ना कहीं धर्म विरोधी, धर्म विद्रोही बन चुका हूं। आई सोर दिस टाइम, मैंने इस समय भी कसम खाया, टू सेव, आग को बचाऊंगा, माफी के पाप से बचाऊंगा। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, जो पारसी धर्म होते हैं ना, जो जोरोस्ट्रियन धर्म होते हैं ना, उसमें आग को, पानी को, हवा को काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर समझ में आया है मेरे भाई, तो अपने अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना और जरूर बताना उनको जरूर बताना कि सर रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जबरदस्त पढ़ाई होती है और जिस भी बच्चे को क्लास ज्वाइन करना है वो कर सकते हो। रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन नाम के ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, जबरदस्त तरीके से वहां पे पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद। ठीक है, बाय।